नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। शाम 4 बजे के बाद अदालत सुनाएगी फैसला। सुनीता केजरीवाल का बड़ा दावा, कल कोर्ट में कथित शराब घोटाले में मनी ट्रेल को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे केजरीवाल। आप नेताओं पर कई छापों के बावजूद 2 साल में ईडी को कोई पैसा नहीं मिला। आपका दावा, ईडी कस्टडी में सीएम केजरीवाल की बिगड़ी तबीयत, लगातार ऊपर नीचे हो रहा है शुगर लेवल। डॉक्टरों के मुताबिक खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है शुगर। आपके लीगल सेल का दिल्ली में प्रदर्शन, दिल्ली की जिला अदालतों में किया विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध हो रहा है। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन। मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहनकर पहुंचे विधायक। आप विधायक हाथ में बेड़ियां लपेटकर केजरीवाल का मुखौटा लगाकर पहुंचे। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर विधायकों का विरोध। 1 अप्रैल तक विधानसभा स्थगित। दिल्ली विधानसभा के कैंपस में आपका प्रदर्शन, आपके विधायकों ने किया प्रदर्शन, लगाए नारे। आप लीगल सेल के प्रदर्शन पर हाईकोर्ट की चेतावनी, कहा कोर्ट परिसर के अंदर प्रदर्शन ना हो, कामकाज बाधित करने पर सख्त नतीजे भुगतने होंगे। अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर आरोप, बोले केजरीवाल भ्रष्ट, अनैतिक और अराजक। केजरीवाल को जेल में रहकर कुर्सी से प्यार, कट्टर बेईमान है केजरीवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी विवाद में यूएस की टिप्पणी पर भारत ने जताई नाराजगी। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को किया तलब। विदेश मंत्रालय ने ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। करीब 40 मिनट तक चली मुलाकात। पंजाब में आम आदमी पार्टी में बड़ी सेंध, आप छोड़ सुशील रिंकू आज थामेंगे बीजेपी का दामन। जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं सुशील कुमार रिंकू। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी से एसटी हसन ही होंगे मुरादाबाद के प्रत्याशी। अखिलेश यादव कहीं से नहीं लड़ेंगे चुनाव। मेरठ के प्रत्याशी को भी बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लालू के दामाद तेज प्रताप कन्नौज से होंगे समाजवादी पार्टी उम्मीदवार। कन्नौज से लड़ेंगे चुनाव। रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी ही लड़ेंगे चुनाव। समाजवादी पार्टी ने नदवी को बनाया प्रत्याशी। दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं नदवी। उद्धव गुट के नेता अमोल कीर्तिकर को ईडी का समन। खिचड़ी घोटाले में ईडी ने जारी किया समन। शिवसेना ने उत्तर पश्चिम सीट से दिया है टिकट। पीएम मोदी मेरठ से 31 मार्च को करेंगे चुनावी शंखनाद। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी भी मंच पर दिखेंगे साथ। अरुण गोविल हैं बीजेपी उम्मीदवार। नागपुर में नितिन गडकरी ने दाखिल किया नामांकन। शिंदे समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। नामांकन से पहले किया बड़ा रोड शो। ईडी सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 20 से ज्यादा जगहों पर ईडी की छापेमारी। अमरूद बागान घोटाले मामले में करीब 135 करोड़ गबन के केस में कार्रवाई। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी ने भेजा समन। 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। पिछले समन में हरक सिंह नहीं हुए थे पेश। शिवसेना यूबीटी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 17 नामों का ऐलान किया। अनिल देसाई को मुंबई साउथ सेंट्रल और अरविंद सावंत को साउथ मुंबई से टिकट मिला। शिवसेना उद्धव की लिस्ट में संजय निरुपम नाराज, बोले उद्धव गुट के सामने कांग्रेस ने किया सरेंडर। खिचड़ी चोर के लिए मैं प्रचार नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर को लेकर बोले अमित शाह, गृह मंत्री नहीं भारत की जनता का टारगेट भी है पीओके। चुनाव के बाद का 7 साल का ब्लूप्रिंट तैयार है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों को किया ढेर। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार बरामद।
ग्रेटर नोएडा के प्राचीन शिव मंदिर में चोरों का धावा। बीती रात को भगवान के कीमती आभूषण और नकदी की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे हैदराबाद में होगा मैच। और बुलेटिन की शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया है। सांसद सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में शामिल होंगे। आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं सुशील कुमार रिंकू, जो कि आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद हैं। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता लेने जा रहे हैं सुशील कुमार रिंकू। निश्चित तौर पर पंजाब में यह आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद, क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ एन चुनावों से पहले बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं? जी देखिए, सुशील कुमार रिंकू सिर्फ आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद ही नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने इनको फिर से जालंधर से ही लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार भी बनाया है। बावजूद इसके ये आम आदमी पार्टी छोड़कर आज शाम 4 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का ये एक अलायंस की चर्चा चल रही थी, उससे ये खासे नाराज थे और उसके बाद इन्होंने तय किया कि ये बीजेपी में शामिल होंगे। और हमारी जानकारी के मुताबिक बीजेपी इनको जालंधर से उम्मीदवार भी बनाएगी और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आज इनकी बीजेपी के वरिष्ठ शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये तय किया गया और समय मुकर्रर किया गया 4 बजे बीजेपी में शामिल होंगे। आनंद, आमतौर पर होता यह है कि जब किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता नेताओं को तो वो पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन यहां पर जालंधर से ही आम आदमी पार्टी के सिटिंग सांसद हैं। फिर से दोबारा आम आदमी पार्टी ने उन पर भरोसा करते हुए टिकट दिया लोकसभा का, उसके बाद भी वो बीजेपी में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसके पीछे एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो एक मैसेज चला गया है पूरे पंजाब के वोटर्स में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कहीं न कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, भले फॉर्मली टाई अप नहीं हुआ है। तो ऐसे लगा इनको कि हम तो अगर लड़ते हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव हार जाएंगे, और इनको बेहतर उम्मीदें नजर आई बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के चलते। और इन्होंने जो अपने जो समर्थक है उनसे भी राय मशवरा किया था। इनकी बात लगभग पिछले 10-12 दिन से बीजेपी से चल रही थी बीच। और जब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का ये तय होगा कि गठबंधन नहीं होगा, उसके बाद बीजेपी ने इनकी ज्वाइनिंग को हरी झंडी दे दी। उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से इनकी आज दिल्ली में मुलाकात हुई और फिर तय हुआ कि ये बीजेपी में आएंगे और जालंधर से बीजेपी इनको चुनाव मैदान में भी उतारेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जालंधर के सिटिंग सांसद ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। बीजेपी में वो शामिल होंगे और बीजेपी के टिकट पर जालंधर से चुनावी मैदान में भी होंगे, ये भी तय माना जा रहा है। और अब बात करते हैं, हर किसी के जहन में यह सवाल है सुनीता केजरीवाल के ऐलान के बाद कि आखिर कल क्या खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री गिरफ्तार, मंत्री गिरफ्तार, संजय सिंह गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल जी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आज सभी विधायक संघर्ष कर रहे हैं। इस सदन के अंदर भी इस गिरफ्तारी के खिलाफ बुलंद आवाज की। जी हां, क्या खुलासा करेंगे अरविंद केजरीवाल, अब इस पर सबकी नजरें हैं। आज केजरीवाल के लिए काफी बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली हाईकोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाएगा। यह तय हो जाएगा कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। उधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आज प्रेस को संबोधित किया, कहा कि कल शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। केजरीवाल पर शाम 4:30 बजे आज फैसला आने जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दी है याचिका, अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को इस याचिका में दी है चुनौती। अंतरिम राहत वाली याचिका पर भी जवाब देने के लिए ईडी ने वक्त मांगा है। केजरीवाल के वकील ने ईडी के वक्त मांगने का विरोध किया है।
और आइए सीधे रुख करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट, आपको लिए चलते हैं पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जो लगातार सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, आज अरविंद केजरीवाल के वकील हाईकोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ईडी की रिमांड को, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज। बिल्कुल समीर, देखिए वो तो राहत की उम्मीद ही कर रहे हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने वहां पर याचिका दाखिल की थी और लगातार अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलीलें दी गई कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक साजिश है और इसकी वजह यह है कि आचार संहिता जब लागू कर दी गई उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया ताकि उन्हें प्रसार करने का मौका ना मिले। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि गिरफ्तारी का जो तरीका था वो गलत था। हालांकि उन्होंने ये बात ज़रूर स्पष्ट नहीं की कि जब ईडी की ओर से 9 सम्मन भेजे गए तब किस तरह से वो जांच में एक तरह से सहयोग दे रहे थे। उनका ये कहना था कि वो जांच में सहयोग दे रहे थे और किसी भी तरह से गिरफ्तारी करके कुछ नया नहीं हासिल किया जा सकता, उनका ये कहना था कोर्ट से। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि आखिर ईडी की ओर से जब 9 सम्मन भेजे गए तब आखिर वहां पर वो ईडी के समक्ष अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हुए। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट इस मामले में उनकी रिट याचिका पर क्या आदेश जारी करता है, क्योंकि इस मामले में जो प्राथमिक अभी दलीलें पेश की गई हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से, उसका पूरी तरह से जवाब ईडी की ओर से नहीं दिया गया है। ईडी का सिर्फ इतना कहना है कि उसके पास पुख्ता सबूत थे और उसी के आधार पर गिरफ्तारी की गई। तो अब इस मामले में हाईकोर्ट नोटिस जारी कर जो समय मांगा गया था ईडी की ओर से कि 3 हफ्ते का समय दिया जाए या 2 हफ्ते का समय दिया जाए जवाब दाखिल करने के लिए, वो समय देता है या फिर अंतरिम राहत की जो मांग की गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से वो प्रदान की जाए हाईकोर्ट की ओर से। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है कि पीएमएलए के तहत अगर किसी को आरोपित किया गया है तो ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट रिट याचिका के तहत इस मामले में किसी भी तरह की अंतरिम राहत दे दे। लेकिन अच्छा पीयूष, इस तरह के मामलों में खास करके अरविंद केजरीवाल का ये जो पूरा का पूरा मामला है, क्योंकि वो सिटिंग सीएम है और आमतौर पर एजेंसीज की तरफ से इस तरह की दलीलें अदालत में दी जाती हैं कि भाई ये काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं और इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर बैठे हैं, अगर इनको जमानत मिल गई तो ये सबूतों को, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। क्या इस वजह से भी इस केस में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना मुश्किल लग रहा है? देखिए, मसला ये है कि यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल की ओर से पिटीशन फाइल की गई है वो सीधे तौर पर गिरफ्तारी और पूरे प्रोसेस को चैलेंज किया गया है। जो ईडी की ओर से उन्हें कस्टडी में लिया गया अदालत के निर्देश के बाद, जो 7 दिन की कस्टडी है उसको पूरी तरह से चैलेंज किया गया। गिरफ्तारी को एक तरह से ये कहा गया कि वो सही नहीं है, उसमें प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। अभी ज़मानत का जो सवाल है उस पर वो पहुँचे ही नहीं हैं। ज़मानत के लिए उन्हें आवेदन करना पड़ेगा। अब ये ज़रूर है कि कल निचली अदालत में जब सुनवाई होगी तो ये देखना पड़ेगा कि हाईकोर्ट के इतर जाकर के वो ज़मानत की मांग वहाँ करते हैं कि नहीं, क्योंकि हाईकोर्ट अगर उन्हें कोई राहत नहीं देता है तब उन्हें ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल करनी होगी और दूसरी तरफ उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है अगर हाईकोर्ट उन्हें यहाँ पर कोई अंतरिम राहत नहीं देता है। हालांकि अगर हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में सिर्फ नोटिस जारी किया जाता है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में उन्हें हाईकोर्ट के आदेश का या हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करने के लिए ही कह सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका बहुत तफसील से आपने जानकारी दी इस पूरे केस को लेकर, जो कि कई लम्हों में पेचीदा भी बहुत नजर आता है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बड़ा दावा इस बीच सामने आया है। कल केजरीवाल बड़ा खुलासा करेंगे, शराब घोटाले में मनी ट्रेल पर खुलासा कल होगा, ये कहा है सुनीता केजरीवाल ने आज अपने संबोधन में, जो रिकॉर्डेड संबोधन उनका जारी किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ये खुलासा करेंगे, हमारे घर से सिर्फ 73,000 रुपए ही बरामद हुए हैं। आज ये भी कहा गया सुनीता केजरीवाल की तरफ से और फिर दोहराया गया कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के घरों पर छापे पड़े हैं उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है ईडी को। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले, तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा
वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का यह संबोधन आपने सुना। जो इंपॉर्टेंट बातें उनकी तरफ से कही गई हैं वो क्या हैं, आइए आपको एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि क्या अहम बातें उनकी तरफ से की गई हैं। उन्होंने कहा है, सुनीता केजरीवाल ने, कि हमारे घर से 73,000 रुपए सिर्फ मिले। इसके अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के घर से कुछ भी नहीं मिला। कथित शराब घोटाले का पैसा आखिर कहां है, यह सवाल उन्होंने पूछा है। केजरीवाल कल बड़ा खुलासा करेंगे। शराब घोटाले में मनी ट्रेल को लेकर एक बड़ा खुलासा खुद अरविंद केजरीवाल करेंगे अदालत में, यह उन्होंने साफ तौर पर कहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल खुलासा करेंगे और पूरे देश को घोटाले का सच बताएंगे, यह दावा है। काम करने से रोकने से केजरीवाल दुखी हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चे देशभक्त और साहसी व्यक्ति हैं। उनका शरीर जेल में है, आत्मा आपके बीच में है। इन बातों का जिक्र आज सुनीता केजरीवाल की तरफ से किया गया। एक और अहम खबर है, दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों का आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए आप विधायक। मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहने नजर आए सभी विधायक। कुछ विधायकों ने हाथों में बेड़ियां लगा रखी थी और कुछ विधायक अरविंद केजरीवाल के मुखौटे लगाए चेहरों पर नजर आए। ये तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी के कई नेता इस तरह से अपने हाथों को जंजीरों से जकड़कर पहुंचे थे। प्रोटेस्ट का ये अनोखा तरीका आज देखने को मिला दिल्ली विधानसभा में। तमाम जो विधायक थे वो पीली टी शर्ट पहनकर आए थे जिस पर लिखा हुआ था, मैं भी केजरीवाल। आपको याद होगा, एक कैंपेन शुरू किया है आम आदमी पार्टी ने, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने अपनी जो डिस्प्ले पिक है वो बदल दी है अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। उसमें भी यही लिखा गया है, मैं भी केजरीवाल। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक थे वो मैं भी केजरीवाल वाली टी शर्ट पहनकर आज नमूदार हुए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने आज सड़क से लेकर विधानसभा तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें जो आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये इसकी गवाह है। विधानसभा में मैं भी केजरीवाल टी शर्ट पहनकर, बेड़ियां पहनकर और सड़क पर पुतला जलाकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आए, प्रदर्शन करते नजर आए। जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है, तब से लगातार आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट जगह जगह जारी है। अब आपको दिखाते हैं आप नेता संजीव झा ने TV9 भारतवर्ष से क्या कहा है। दिल्ली विधानसभा में विशेष सत्र चल रहा है और इस बीच आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल साहब के तस्वीर के साथ ये टी शर्ट पहन के आए हैं। और आप सामने देखिए कि इन्होंने बाकायदा यहाँ पे मुखौटा भी लगा रखा है अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीरों का। ये जो टी शर्ट आप लोग पहन के आए हैं और ये जो आपने लगाया हुआ है, इससे क्या मैसेज है सनी जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक सोच है। नरेंद्र मोदी को गलत फहमी है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर देंगे तो दिल्ली के वेलफेयर के काम और जो देश में उम्मीद खत्म हो जाएगा। तुम एक अरविंद केजरीवाल को बंद करोगे, यहाँ हजारों अरविंद केजरीवाल सड़कों पर आ जाएगा। तो आज जब विधानसभा हम लोग आए हैं तो ये टी शर्ट पहन के, ये मास्क लगा, हम सब अरविंद केजरीवाल है। तुमको जो करना है करो। तुम एक को बंद करोगे, हजार और आगे खड़े हो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल की सोच को तुम खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए आज हम सब लोग टी शर्ट भी और मास्क पहन कर आए हैं।
तो देखा आपने आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो केजरीवाल की गिरफ्तारी का कैसे अनोखे अंदाज में विरोध कर रहे हैं। मैं भी केजरीवाल की टी शर्ट पहने दिल्ली सरकार के मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज का बयान क्या था, वो क्या कह रहे थे, आज सुनाते हैं आप। हम अरविंद केजरीवाल की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र पर हमला है। आप एक एक करके विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दोगे, आप सबके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे, आप सबके पार्टी ऑफिस सील कर दोगे चुनाव की घोषणा के बाद। तो अगर आप विपक्ष पे इस तरह से हमला करेंगे तो विपक्ष चुनाव कैसे लड़ेगा? और अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ सकता तो इस देश में लोकतंत्र कैसा बचा? आज ईडी की भी जगह जगह छापेमारी चल रही है, आम आदमी पार्टी के नेता की छापेमारी। देखिए ये क्या विडंबना है। इलेक्शन कमीशन जो एक नॉन पार्टिजन बॉडी होती है, विपक्ष के राज्यों में होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी बदल देती है, सारे अफसरों को बदल देती है, लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के अध्यक्ष नहीं बदल सकती जब तक चुनाव नहीं होता है। क्यों इन इंस्टीट्यूशंस के, क्यों इन एजेंसीज के अध्यक्ष नहीं बदले जाते जब ये साफ है कि इनको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी का भी प्रदर्शन। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। वीरेंद्र सचदेवा समेत कई पार्टी कार्यकर्ता यहां से हिरासत में लिए गए। ये देखिए, ये बीजेपी के प्रोटेस्ट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की डिमांड कर रही है और इसी डिमांड के साथ आज बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो ये तस्वीरें, इसमें आपको दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी नजर आएंगे और भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। डिमांड ये की गई कि अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई नैतिक अधिकार नहीं है दिल्ली की सरकार चलाने का, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी, जहां एक और सीएम से इस्तीफे की मांग पर अड़े बीजेपी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ओर गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेता और कार्यकर्ता लामबंद हैं। सड़क से लेकर विधानसभा तक वो भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की सियासी कहानी बयां कर रही। और अब आपको दिखाते हैं कि बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता और ओम प्रकाश शर्मा ने केजरीवाल को लेकर टीवी9 भारतवर्ष से क्या कहा है। हमारे साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता और ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। आप लोग अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। निश्चित रूप से गद्दी छोड़े, बेशर्मी की इंतहा है, पराकाष्ठा है। एक तो जेल में, वो भी भ्रष्टाचार में, और ऊपर से मुख्यमंत्री की गद्दी पे चिपके बैठे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? 2 करोड़ जनता बेहाल है और वो भ्रष्टाचार करते हैं, मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हैं, जेल जाते हैं और अब भी मुख्यमंत्री के पद से चिपके बैठे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी। पंडित जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि उनको तो जेल जाने के बाद भी दिल्ली के जनता की फिक्र है, इसलिए आदेश जारी कर रहे हैं वहां से। भ्रष्टाचारी केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा केजरीवाल जो जेल में है, अनेकों अनेक मुकदमे और पाइपलाइन में है, तो केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन उनके जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, एक आइडिया है, आप एक को गिरफ्तार करोगे 100 खड़े हो जाएंगे। चोर मचाए शोर, भ्रष्टाचारी शोर मचा रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये थे बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता और ओम प्रकाश शर्मा। इनका साफ तौर से कहना है चोर मचाए शोर, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, यही वजह है कि वो शोर मचा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। ब्रिटेन सुनील सिंह के साथ सुमंत कुमार, टीवी9 भारतवर्ष, दिल्ली। और बीजेपी विधायक अजय महावीर और बिधुड़ी ने नैतिकता के आधार पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए।
मेरे साथ रामवीर सिंह विधूरी और अजय महावर जी। ये सर किस लिए ये आप अजय जी, क्या आप लोग अब इससे पहले अभी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदर्शन किया, बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करे, आप लोगों की क्या मांग है? देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में हैं और वहां से जेल से गलत चिट्ठियां बता करके यहाँ पर दिल्ली की जनता को भरमाने का प्रयास आतिशी और सौरभ भारद्वाज और सुनीता जैसी लोग कर रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल में नैतिकता तो बाकी रही नहीं। पद लोलुपता, सत्ता लोलुपता साफ साफ दिख रही है। और एक बात तो स्पष्ट है कि केजरीवाल कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है, रोजमर्रा के काम बंद हो गए हैं, दिल्ली की विकास यात्रा ठप हो गई है और दिल्ली अब पूरी तरह से मुख्यमंत्री से महरूम है। जो ये चिट्ठियां दिखा कर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, सच मायनों में ईडी की कस्टडी में कोई चिट्ठी लिखी नहीं जा सकती। ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, दिल्ली की जनता को भरमाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की जनता समझदार है, वो समझती है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री ठगी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। रामवीर सिंह विधूरी जी इस वक्त हमारे साथ। रामवीर जी, आप लोग तमाम लोग प्रोटेस्ट करें, क्या मांगे आप लोगों की? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उनको त्यागपत्र देना चाहिए। वो ईडी की हिरासत में है। अभी तो एक मामला सामने आया है, अभी तो 1 दर्जन और मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा है और इस शहर को उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तो देखा आपने बीजेपी किस तरह हमलावर है आप पर। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर बड़ा आरोप सामने आया है। केजरीवाल भ्रष्ट, अनैतिक और अराजक हैं। केजरीवाल को जेल में रहकर भी कुर्सी से प्यार है। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, ये कहा अनुराग ठाकुर ने। आम आदमी पार्टी का चेहरा तो जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट है और अनैतिक भी है, अराजक भी है। और ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है। उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। और देखिए, केजरीवाल गिरफ्तारी विवाद में अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने नाराजगी जताई है। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। करीब 40 मिनट तक मुलाकात चली है। तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत ने अमेरिकी राजनयिक को इस मामले में तलब किया है। एमईए की तरफ से ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया गया है और सवाल जवाब हुए हैं इसे लेकर। जिस तरह से अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ये जो पूरा का पूरा विवाद है, इसे लेकर टिप्पणी की थी। और आइए आपको बता दें कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने आखिर क्या कहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने जो बातें कही हैं वो ये रही आपके सामने। हम भारत की प्रमुख विपक्षी शख्सियत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं। हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं कि इन सब का पालन किया जाएगा। ये कहते हुए एक सधा सा स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से जारी किया गया था और उसी को लेकर अब ऑब्जेक्शन जताया गया है। अमेरिका की टिप्पणी से पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसे भारत ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहा था। सबसे पहले आपको बता दें कि जर्मनी ने क्या कहा था और फिर भारत ने किस तरह अपनी आपत्ति का इजहार किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी ने जो कहा था वो अब आपके सामने है। पूरी कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, बिना प्रतिबंध कानूनी रास्ते अपनाने का अरविंद केजरीवाल को हक हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सिद्धांत मानक हो। इसी पर भारत ने आपत्ति जताई और आपत्ति जताते हुए क्या कहा गया। टिप्पणी पर भारत ने ऐतराज जताया। भारत ने जर्मनी के राजदूत को तलब किया। डेप्यूटी चीफ जॉर्ज एंजविलर को बुलाया गया। बुलाकर भारत ने अपना कड़ा विरोध दर्ज करा दिया। आंतरिक मामले में अनुचित हस्तक्षेप इसे करार दिया गया है। और अब अमेरिका की टिप्पणी के बाद अमेरिका
को भी सीधे सीधे ये बताने की कोशिश भारत की तरफ से की गई है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ना करें। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अमेरिका के बाल्टीमोर हादसे की। जी हां, ऑपरेशन बाल्टीमोर हादसे पर जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है और जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय क्रू की तारीफ की है। भारतीय क्रू मेंबर्स की सूझबूझ से कई जानें बचाई जा सकी, समय से अलर्ट करने से कई जानें बची, ये कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। No other reason to believe there's any intentional act here. Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. And our prayers are with everyone involved in this terrible accident and all the families, especially those waiting for the news of their loved one right now. I know every minute. देखिए, इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन जिस तरह से भारतीय क्रू मेंबर्स की सूझबूझ के चलते इस हादसे को और ज्यादा बड़ा बनाने से रोका जा सका, उनकी सूझबूझ की तारीफ करते हुए जो बाइडेन भी नजर आए। वहीं बाल्टीमोर हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, मालवाहक जहाज में सवार थे 22 भारतीय, जहाज के सभी क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो मालवाहक जहाज में कुल 22 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे और उन्होंने जिस तरह से सूझबूझ का परिचय दिया, जिस तरह से पहले ही अलर्ट किया गया इस हादसे को लेकर, उसकी वजह से कई लोगों की जान बची। और आइए आपको हादसे के चश्मदीदों की जुबानी सुनाते हैं कि ये पूरा हादसा आखिर कैसे हुआ। For me, it personally would have hit home, but the traffic that bridge sees every day, I couldn't even put a number on it. Thousands of cars, thousands and thousands of cars. And had this happened, say at 1:50 in the afternoon, I think we'd be having a very different experience and conversation. My prayers and thoughts are definitely with the families. I can't imagine what they're going through. That was my first thought as soon as I heard about the collapse this morning, was how many people were on the bridge. It only happened for like 5 seconds and I was really like scared. I literally was like covering my ears like, oh my God, I'm gonna die. This is it. This is my final moments. But then like a few seconds later, it stopped and I was waiting for it to happen again because that would be the time that I woke up my mom. तो देखा आपने, इस हादसे के चश्मदीद बयां कर रहे हैं कि वो खौफ का मंजर आखिर कैसा था। अमेरिका के मैरीलैंड हादसे की 4 भयावह तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, 4 भयावह तस्वीरें, भयानक तस्वीरें इस हादसे की। कैसे कार्गो शिप ने पुल को टक्कर मारी और उसके बाद पूरा का पूरा ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। शिप में 22 क्रू मेंबर्स सवार थे जो कि भारतीय थे और जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी भी ऑपरेशन बाल्टीमोर जारी है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, पुल गिरने से 6 लोगों के मरने की आशंका है। सिनर्जी मरीन ग्रुप ने यह आशंका जताई है और उन्हीं के जरिए यह आंकड़ा सामने आ रहा है 6 लोगों की मौत का। बाल्टीमोर हादसे की जांच का भी ऐलान कर दिया गया है। इस पूरे हादसे की जांच होगी, पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने इस हादसे को लेकर क्या कहा है। Sympathies go out to the families, loved ones, and others who have been affected. I'm going to get questions on fatalities and injuries, which I'm not going to answer. That is not something that the NTSB answers. I will refer you to local authorities on all of that information. What I can tell you is a search and rescue is still underway. So we are very hopeful.
तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक टक्कर के बाद इतना बड़ा ब्रिज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है, ढह जाता है। 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 948 फीट का एक पूरा कंटेनर जहाज पानी में समा गया इस हादसे के बाद, और जो 22 क्रू मेंबर्स थे उनकी आज हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि उनकी सूझबूझ की वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन 47 साल पुराना यह बड़ा पुल आखिर इस तरह ढह कैसे गया, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है। मैरीलैंड में हुए इस बड़े हादसे से जुड़ी कुछ और जानकारियां हम आपको दे दें। कार्गो जहाज के टकराने से फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढहा है। घटना अमेरिका के समय के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे हुई। पुल से टकराने के बाद जहाज में भीषण आग लग गई। यह जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। जहाज में 2 पायलट समेत सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय हैं। जहाज 22 अप्रैल को श्रीलंका पहुंचने वाला था। पुल ढहने की वजह से कई गाड़ियां और लोग पानी के अंदर जा गिरे। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 6 लोगों की मौत की आशंका जताई गई। और आइए अब देखते हैं ब्रेन का गूगल मैप। जी हां, यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। दिल्ली एम्स के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। डिवाइस की मदद से ब्रेन की तस्वीर अब सामने आ सकेगी। QR कोड की मदद से पूरा का पूरा दिमाग स्कैन कर लिया जाएगा। 3D इमेज से मिलेगी पूरी जानकारी। रोगियों के इलाज में डॉक्टर्स को इससे बहुत मदद मिलने वाली है। QR कोड की मदद से पूरा दिमाग स्कैन कर लिया जाएगा और एक 3D इमेज आपके दिमाग के सामने आ जाएगी। उसके बारे में पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। गूगल लोकेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ पता नहीं होता है उसके बारे में। लेकिन एम्स के डॉक्टरों ने कुछ ऐसी ही तकनीक ब्रेन के बारे में डेवलप किया है कि ब्रेन के बारे में आपको कुछ जानना है तो ब्रेन का गूगल मैप कैसा होगा या फिर ब्रेन का मैप कैसा होगा। हमारे साथ डॉक्टर टंडन और डॉक्टर मिश्रा, 2 बड़े न्यूरो सर्जन हमारे साथ हैं, जो बताएंगे सर किस तरीके से आप लोगों ने डेवलप किया है, आम लोगों के लिए समझाने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें बनाई हैं इनमें से, और कुछ चीज़ें जो हैं हमने खरीदी हैं, एक्वायर की हैं। कुछ बड़े कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एपोक्लार, इनके साथ में कोलैबोरेशंस किए हैं, जिससे कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हम लोगों ने डेवलप किए यहाँ पे। तो उसमें से ये एक जैसे मॉडल है, ये एक अपसर्जन कंपनी है इटालियन, उससे हमने ये मॉडल लिया क्योंकि हमने रियलाइज़ किया कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है, और इसकी जो फील है वो बिल्कुल नॉर्मल टिश्यू की तरह होती है। और इसके ऊपर जब हम सर्जरी करते हैं और इस मॉडल के अंदर से हम ब्रेन की में जैसे हम बोन हटाते हैं तो अंदर भी बोन का बाद हटाने के ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बिल्कुल दिखाई पड़ता है। स्टूडेंट्स को पहले ज़माने के अंदर खाली जो है वो बुक से पढ़ के एनाटमी समझ सकते थे। अपने सर्जन जो उनका कंसल्टेंट है उनके साथ जब ऑपरेशन के लिए हम लोग जाते थे तो वहाँ खड़े होके उनसे पूछते थे कि ये क्या दिख रहा है, वो हमें बताते थे और हम समझते थे उसको। और ये एक लर्निंग का एक डिफरेंट तरीका है जो आज भी कारगर है। लेकिन इन मॉडल्स के द्वारा इसमें आप जैसे देख रहे हैं कि QR कोडेड है, तो आप इसमें आप अपना इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे अंदर रखिए, ऑपरेशन के जो आपने सिमुलेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, और अपने फ़ोन को पास में रखिए तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा पूरा ब्रेन का अंदर का स्ट्रक्चर। ब्रेन के अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर आपको लेबल होकर आएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर ये है, ये वाली चीज़ ये है। और जब आप इसके ऊपर सीखते हैं तो आपको एक 3D विजुअलाइजेशन डेवलप होता है दिमाग के अंदर, जिसको पहले ज़माने में डेवलप करने के अंदर टाइम लगता था। और फिर जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, ये स्टूडेंट्स ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं, तो इनको बहुत आसानी होती है अंदर वहाँ पे जाके ऑपरेशन थिएटर में समझ पाने के लिए। मैं एक और विजुअल देख रहा हूँ, इस पे अगर मैं जाना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके बताएंगे कि किस तरीके से ये डेवलप्ड होता है और मोबाइल पे सारा कुछ दिखता है। ये मोबाइल पे नहीं दिखता, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये एक मशीन है जिसका नाम है इमर्सिव टच। ये हमारे डिपार्टमेंट ने खरीदा है और कंट्री के अंदर पहला ये सिमुलेटर है जो कि हम लोगों ने एक्वायर किया है। और इसके अंदर ये एक डिवाइस है जिसके अंदर आप अगर होल्ड करेंगे तो इट गिव्स यू फीलिंग कि एज इफ यू आर डूइंग सर्जरी ऑल्सो। और इसमें जब कोई 2D इमेज होती है, बिकॉज जो एक्सरे करते हैं या CT स्कैन करते हैं, तो जैसे ये ग्लास है तो वो ग्लास को इस एक स्लाइस में कट कर देगा। और जब आप उसको हम ऑपरेशन करने के लिए जाते थे तो हमें ये पार्ट दिखाई पड़ेगा ऐसे करके, CT हम ऐसे देखते थे। लेकिन ये क्या है कि इतने मल्टीपल कट्स हैं इसके अंदर
इनको जोड़ के एक 3D मॉडल सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार किया गया है। और ये 3D मॉडल को डिफरेंट तरीके से आप रेंडर कर सकते हैं। आप इसमें से बोन हटा सकते हैं, आप इसमें मसल हटा सकते हैं, आप इसमें से ब्रेन के टिश्यू को हटा सकते हैं, और आप अंदर जो ट्यूमर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको रोटेट करके देख सकते हैं। और जैसे आप गूगल स्ट्रीट व्यू को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इस मॉडल को घुमा घुमा के आप देख सकते हैं कि दिमाग में किस जगह पे ट्यूमर है, कहाँ पे जाना है और कैसे ऑपरेट करना है। और इसी तरीके से ये होलोलेंस 2 है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप डिवाइस है, और एक कंपनी है एपोक्लार, जर्मन कंपनी है, जिसके साथ में हमने कोलैबोरेट किया। माइक्रोसॉफ्ट से भी लोगों ने हमारी काफ़ी हेल्प की, और इन दोनों कंपनीज ने एक सॉफ्टवेयर को बनाने के अंदर मदद किया, जिसके अंदर की ये ह्यूमन एनाटमी एक होलोग्राफिक इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट होकर आती है। और जब आप इस डिवाइस को पहनते हैं, जैसे ये हमारे स्टूडेंट्स ने पहना हुआ है, तो आप इसको रोटेट करके इस तरीके से देख सकते हैं, अपने पास लाके देख सकते हैं। तो जो अंदर आर्टरीज दिख रहे हैं आपको, जो बोन दिख रहे हैं, जब आप ऑपरेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि बिल्कुल जैसा मैंने देखा था उसी तरीके का मुझे दिख रहा है। रुख करेंगे अगली खबर का। केरल के सीएम पी विजयन के बेटी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज किया है केस। ईडी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मिनरल फर्म के साथ गैर कानूनी लेन देन का आरोप लगा है। एसएफआईओ ने दर्ज की थी शिकायत। आयकर विभाग की जांच में यह पूरा केस सामने आया था। ईडी सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मिनरल फर्म के साथ गैर कानूनी लेन देन का आरोप लगा है, और पीएमएलए के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में केस दर्ज किया गया है पिनरई विजयन की बेटी के खिलाफ। केरल के मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ यह केस दर्ज किया गया है। ईडी ने पीएमएलए के तहत इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। तो देखना होगा इस मामले में आगे किस तरह की जांच होती है और क्या कार्रवाई ईडी की सामने आती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, फौरन हो रहे हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक और अहम खबर चुनावी तैयारियों पर बीजेपी की बैठक से जुड़ी। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हैं। बीएल संतोष भी मीटिंग में मौजूद हैं। चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का मंथन लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष इस मीटिंग में मौजूद हैं। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हो रहे हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।